हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्लेव डायनेस्टी में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे इल्तुतमिश के बाद में रज़िया सुल्तान को। तो इल्तुतमिश जो है अपने बेटे को थ्रोन पर बैठाने लायक कंसिडर नहीं करता है। तो इल्तुतमिश कंसिडर्ड नन ऑफ हिज सन वर्दी ऑफ थ्रोन, क्योंकि उसके बेटे इस लायक नहीं थे कि वो सुल्तान बन सके। तो इल्तुतमिश अपने बेटे को वर्दी नहीं समझता है कि उन्हें थ्रोन पर बिठाया जाए। इसलिए वो अपनी बेटी रज़िया को नॉमिनेट करता है कि रज़िया को अगला सुल्तान बनाया जाए। और सभी नोबल्स को, जो चालीसा के नोबल्स थे, चहलगानी के नोबल्स थे, उनको अग्री कर लेता है इस नॉमिनेशन पर कि अगला जो सुल्तान होगा वो रज़िया होगी। और ये जो नॉमिनेशन था एक वुमेन का एज अ सुल्तान इन प्रेफरेंस टू हिज सन, ये एक नोवेल स्टेप था, एक नया स्टेप था। तो इल्तुतमिश कंसिडर्ड नन ऑफ हिज सन वर्दी ऑफ थ्रोन, hence he nominated his daughter Razia to the throne and agreed the nobles to agree to the nomination, and the nomination of a woman in preference of sons was a noble step. तो अपने बेटे को, अपने किसी एक बेटे को नॉमिनेट ना करके वो रज़िया को नॉमिनेट करता है, क्योंकि वो समझता है कि उसके बेटे वर्दी नहीं हैं कि उन्हें थ्रोन पर बैठाया जाए। और चालीसा के मेंबर्स को अग्री कर लेता है वो रज़िया के नॉमिनेशन के लिए। और ये जो नॉमिनेशन होता है ये बड़ा ही नोबल स्टेप होता है। तो रज़िया जो है पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन होती है जो दिल्ली को रूल करती है। इसके बाद में या इससे पहले कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है जिसने दिल्ली को रूल किया हो। ये पहली वुमेन रूलर होती है मेडिवल की। तो रज़िया अपने क्लेम को असर्ट करने के लिए उसे अपने भाइयों से कंटेंड करना पड़ता है, और टर्किश नोबल जो होते हैं उनके साथ भी रज़िया को कंटेंड करना पड़ता है। तो रज़िया की जो लड़ाई चलती है वो अपने भाइयों से और जो टर्किश नोबल्स हैं उनसे चलती है। तो इनिशियली क्या था, ये जो नोबल्स थे ये रज़िया के नॉमिनेशन के लिए अग्री हो गए थे, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद में ये नोबल्स जो हैं थ्रोन पर एक पपेट को बैठाना चाहते थे जो इन नोबल्स की बात सुने। लेकिन रज़िया बिल्कुल एकदम इनसे अपोजिट निकलती है, वो टर्किश नोबल्स की बात मानने से इनकार करती है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि मोनार्की और टर्किश चीफ के बीच में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो रज़िया का जो रूल है वहाँ से शुरू हो जाता है पावर स्ट्रगल मोनार्की और टर्किश चीफ के बीच में, चालीसा के बीच में। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद में ये जो चीफ्स हैं, नोबल्स हैं, ये थ्रोन पर अपने एक पपेट को बिठाना चाहते थे। तो ये सोचते थे कि रज़िया एक वुमेन है, ये अगर थ्रोन पे आ जाएगी तो ये हमारी पपेट की तरह काम करेगी। लेकिन बहुत ही जल्दी इन्हें रियलाइज़ हो जाता है चीफ्स को कि रज़िया जो है इनके इशारों पर काम नहीं करती है। तो रज़िया वाज नॉट एक्टिंग एज पर देयर विल। तो यहाँ से पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है रज़िया और टर्किश चीफ के बीच में। तो रज़िया जो है वो फीमेल क्लोथ को डिस्कार्ड कर देती है, एलिफेंट पर राइड करती है और कोर्ट को भी होल्ड करना शुरू करती है विद हर फेस अनवील्ड, यानी कि पर्दा जो है, पर्दा नहीं करती अपने चेहरे पर और कोर्ट में बिना पर्दे के आती है। फीमेल क्लोथ पहन के नहीं आती है, मेल क्लोथ्स पहन के आती है, एलिफेंट्स पे रोड करती है और आर्मी को भी लीड करती है वार में। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमें रज़िया में देखने को मिलती हैं एज अ सुल्तान। देखिए, वार में भी ये लीड करती है आर्मी को। इल्तुतमिश का एक वज़ीर होता है निज़ामुल मुल्क जुनैदी। ये निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो है ये रज़िया का जो नॉमिनेशन है एज अ सुल्तान उसको अपोज़ करता है इल्तुतमिश के ड्यूरिंग, और ये जो है बाद में जो है नोबल्स को सपोर्ट करता है और रिबेलियन करता है रज़िया के अगेंस्ट नोबल्स के साथ मिलके। तो रज़िया जो है इसे डिफ़ीट कर देती है और ये फिर अपनी जगह को छोड़ के भाग जाता है। तो यहाँ से पता लगता है कि रज़िया जो है वो फोर्स का भी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा रज़िया रणथंबोर में एक्सपीडिशंस भेजती है राजपूत्स को कंट्रोल करने के लिए,
और यहाँ पर सक्सेसफुली लॉ और ऑर्डर को अपने किंगडम में इस्टेब्लिश करती है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वार में। इसके अलावा रज़िया जो है एक नॉन टर्क को एक बड़ी पोस्ट दे देती है, हाई ऑफिस में नॉमिनेट कर देती है। याकूत खान जो कि एक एबिसीनियन स्लेव है, ये एक नॉन टर्क होता है। रज़िया इसे रॉयल स्टेबल का सुपरिटेंडेंट बना देती है। तो अब एक नॉन टर्क को एक हाई ऑफिस दे दिया जाता है रज़िया के रिज़ाइन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, रज़िया का अपोजिशन होता है। टर्किश चीफ जो होते हैं वो रज़िया को अपोज करते हैं कि उसने एक नॉन टर्क को एक हाई ऑफिस दे दिया है। इसके अलावा जो टर्किश चीफ हैं वो रज़िया को अक्यूज़ करते हैं कि ये फीमेल मॉडेस्टी को वायलेट कर रही है और याकूत खान के साथ में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो ये जो नॉमिनेशन है, अपॉइंटमेंट है याकूत खान एबिसीनियन स्लेव का एज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल, और रज़िया की इसके साथ में जो फ्रेंडशिप है, तो इस कारण की वजह से टर्किश चीफ इसे रज़िया को अपोज करते हैं। और क्योंकि ये फीमेल मॉडेस्टी को वायलेट करती है अकॉर्डिंग टू टर्किश चीफ, तो इस वजह से रज़िया का अपोजिशन होता है। और रिबेलियंस हमें देखने को मिलते हैं टर्किश चीफ के द्वारा। और अल्तूनिया जो कि भटिंडा का गवर्नर होता है, ये टर्किश नोबल्स के साथ में मिलके रज़िया के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर देते हैं और रज़िया को बंदी बना लेता है अल्तूनिया, और इसके बाद में रज़िया को पावर से हटा दिया जाता है। तो टर्किश नोबल रज़िया को डिथ्रोन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। टर्किश नोबल वर बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रज़िया। लेकिन रज़िया अल्तूनिया के ऊपर जीत हासिल कर लेती है, उसका दिल जीत लेती है और उससे शादी कर लेती है। तो अल्तूनिया जिसने रज़िया को प्रिजनर बनाया होता है, अब रज़िया अल्तूनिया से शादी कर लेती है, उसे मना लेती है कि हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और उसके बाद में आप दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो जाइएगा। तो शादी करने के बाद में अल्तूनिया और रज़िया दोनों दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। रज़िया बहुत बहादुरी से लड़ाई करती है, लेकिन रज़िया इस लड़ाई को हार जाती है। जब दिल्ली से ये लोग वापस लौट रहे होते हैं तो जंगलों में रज़िया को कैथल के पास में मार दिया जाता है। तो रज़िया का एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें तो ये एक एफिशिएंट और जस्ट रूलर थी। पर्दा सिस्टम को इसने एबॉलिश किया था, वॉर में लीड कर रही थी आर्मी को। तो यहाँ से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हमें रज़िया की देखने को मिलती। लेकिन रज़िया के बाद में अब जो भी सुल्तान आए वो सब चहलगानी यानी कि टर्किश नोबल्स के पपेट्स थे। बहराम शाह आया, बहराम शाह के बाद में नसीरुद्दीन मोहम्मद आते हैं। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का कार्यकाल देखेंगे, इनके टाइम में एक टर्किश नोबल होता है, चहलगानी का मेंबर होता है बलबन। बलबन का नाम होता है उलुग खान। ये नसीरुद्दीन का नायब भी होता है, वज़ीर होता है ये नसीरुद्दीन का। और ये जो चहलगानी है, चहलगानी का मेंबर भी होता है बलबन। तो बलबन जो है ये नसीर की मदद करता है थ्रोन को हासिल करने के लिए। तो बलबन जो है नसीरुद्दीन की हेल्प करता है, जिससे कि नसीरुद्दीन थ्रोन पे काबिज हो जाता है। तो बलबन जो है नसीरुद्दीन का एक फेवरेट हो जाता है। बलबन अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। बलबन अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन से कराकर अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो अब देखिए बलबन की जो है पोजीशन टर्किश चीफ्स में ये थोड़ी सी एलिवेट होने लगती है, क्योंकि ये पहले नसीरुद्दीन की मदद करता है थ्रोन को असीड करने के लिए, उसके बाद में अपनी बेटी की शादी करा देता है इससे। तो इसकी पोजीशन बाकी सारे टर्किश चीफ की कंपैरिजन में बलबन की पोजीशन अब एलिवेट हो रही है। तो इसकी जो बलबन की अथॉरिटी बढ़ती है, इसकी वजह से बाकी के टर्किश चीफ वो थोड़ा सा अनॉयड हो जाते हैं। तो द ग्रोइंग अथॉरिटी ऑफ बलबन एलिनेटेड टर्किश चीफ।
तो अब टर्किश चीफ क्या करते हैं, बलबन के खिलाफ में एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं 1253 में, और बलबन को पावर से हटा देते हैं, और बलबन की जगह अब इमादुद्दीन रिहान को दे दी जाती है। तो बलबन की जगह अब इमादुद्दीन रिहान को दे दी जाती है, और बलबन जो है अग्री कर जाता है कि वो अपनी पोस्ट को छोड़ देगा, चालीसा की मेंबरशिप को छोड़ देता है। तो बलबन अग्री टू स्टेप असाइड बट केयरफुली कंटिन्यूड टू बिल्ड हिज ओन ग्रुप। तो बलबन मान तो जाता है अपनी मेंबरशिप को छोड़ने के लिए, लेकिन अपना एक ग्रुप अलग से बनाना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय के अंदर जो भी इसके अपोनेंट्स होते हैं, तो कुछ अपोनेंट्स को ये अपनी तरफ शामिल कर लेता है बलबन। अब कुछ समय के बाद में कुछ लोगों को अपनी तरफ करने के बाद में बलबन मिलिट्री प्रिपरेशन करता है, और बलबन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बलबन की पावर को देखते हुए नसीरुद्दीन बलबन के आगे झुक जाता है, और इमादुद्दीन रिहान को ये डिसमिस कर देता है। इसके अलावा बलबन बहुत सारे मेंबर्स के जो इसके खिलाफ थे, जो इसके राइवल्स थे, उनको हटा देता है बाय फेयर एंड फाउल मीन्स। 1265 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, और अब बलबन जो है थ्रोन को असेंड कर लेता है। तो अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि बलबन जो एक वज़ीर था, चहलगानी का मेंबर था, वो अब थ्रोन पे असेंड करेगा। तो बलबन का कार्यकाल देखते हैं। बलबन का ये जो स्ट्रगल था मोनार्की और टर्किश चीफ के बीच में, ये फाइनली अब एंड हो जाता है। देखिए, ये जो टसल चला था मोनार्की और टर्किश चीफ के बीच में, ये रज़िया सुल्तान के टाइम में चला था, और रज़िया सुल्तान के बाद में जो भी मोनार्क्स आ रहे थे, बहराम शाह, नसीरुद्दीन शाह, ये सब टर्किश चीफ के पपेट्स थे। और मोनार्की और टर्किश चीफ्स के बीच में टसल चलता रहता है, स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन गियासुद्दीन बलबन जब थ्रोन पे बैठता है, तो ये जो टसल है, स्ट्रगल है मोनार्की और टर्किश चीफ के बीच में, ये फाइनली ख़त्म हो जाता है। और बलबन के थ्रोन असेंड करने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का इरा शुरू होता है। तो बलबन जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है। बलबन लगातार कोशिश करता है कि मोनार्की की प्रेस्टेज को बढ़ाया जाए, यानी कि मोनार्क को एज अ प्रेस्टेज पावर दिखाया जाए। बलबन लगातार ऐसी कोशिश करता है। बलबन अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने आप को अफरासिबिया का डिसेंट बताता है। अफरासिबिया एक इरानियन किंग था, लेजेंडरी इरानियन किंग था। तो अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बताता है कि मैं जो है लेजेंडरी इरानियन किंग अफरासिबिया का डिसेंडेंट हूँ। तो ये उसी तरीके से है जैसे कोई व्यक्ति अगर बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो वो अपने आप को किसी बड़े मेंबर से जोड़ के बताता है कि वो उसका डिसेंडेंट है। तो इससे इसकी पावर, स्ट्रेंथ मिलती है, इसके कंट्रोल को, इसकी प्रेस्टेज बढ़ती है। तो बलबन, जैसे कि हमने देखा था, ये नसीरुद्दीन का वज़ीर या फिर नायब था, और ये चालीसा का भी मेंबर था। तो बलबन कहता है कि अकॉर्डिंग टू बलबन, सुल्तान जो है भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है, और इसका जो स्थान है सुल्तान का, वो पैगंबर के बाद आता है। तो ये पहला मुस्लिम रूलर था जिसने फॉर्मुलेट करी थी थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये अपने आप को टाइटल देता है जिल ए इलाही। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद है जिसके ऊपर इसकी इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पर ये अपने आप को हेल्पर ऑफ कैलिफ बताता है, कैलिफ का मददगार। बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो उसे ये कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं देता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट उसी को मिलेगी जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। तो ही रिफ्यूज टू एंटरटेन फॉर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट एनीवन हु डिड नॉट बिलोंग टू नोबल फैमिली। तो नोबल फैमिली से नहीं है, तो ये उन बंदों को
गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एंटरटेन नहीं करता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो नोबल फैमिली से नहीं हैं, उन्हें कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी पावर और अथॉरिटी को। तो दिस मीन्स द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। बलबन अपनी पावर जो है उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करता था, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में भी वो पावर को शेयर नहीं करता था, और अपने किसी भी सपोर्टर से ये क्रिटिसिज्म को भी नहीं सुनता था, यानी कि कोई भी इसका क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। तो बलबन वॉज नॉट प्रिपेयर टू शेयर पावर विद एनीवन, नॉट इवन विद मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली, नॉर ही हियर एनी क्रिटिसिज्म इवन फ्रॉम हिज ओन सपोर्टर्स। तो बलबन जो है चहलगानी को तोड़ देता है, चहलगानी की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, टर्किश नोबल की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमने देखा था कि यहीं से बलबन के पीरियड से ही जो स्ट्रगल है मोनार्क और टर्किश चीफ के बीच में ये ख़त्म होती है, क्योंकि बलबन जो है चहलगानी की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ये इम्पार्शलिटी के साथ में जस्टिस करता है, यानी कि कोई भी पार्शलिटी नहीं करता है। तो इन ऑर्डर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक ही एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शलिटी। तो कोई भी पार्शलिटी नहीं करता है ये जस्टिस में। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये एक बहुत मैग्निफिकेंट कोर्ट को मेंटेन करता है, और जब भी बाहर जाता है तो इसके साथ में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स चलते हैं जो तलवार निकाल के चलते हैं। तो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, एक मैग्निफिसेंट कोर्ट है इसके पास में। जब भी बाहर जाता है तो बॉडीगार्ड से सराउंड रहता है जो कि तलवार लेके चलते हैं, और कोर्ट के अंदर ये हंसी मजाक और हंसना इन सब को रिफ्यूज़ कर देता है, प्रोहिबिट करता है इन सब चीज़ों को, जिससे कि लोगों को हमेशा ये लगे कि ये जो सुल्तान है ये हमेशा सीरियस मूड में है, ये कोई मजाक के मूड में नहीं है। तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। इसके अलावा अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए ये अपने साम्राज्य में स्पाइस भी भेजता है, जासूसों को भेजता है, हर डिपार्टमेंट में जासूस भेज देता है। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी का गठन ये करता है, और इसके लिए ये क्या करता है, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाता है, दीवाने अर्ज। और जो भी सोल्जर फिट नहीं है आर्मी में, आर्मी की सर्विस के लिए जो भी सोल्जर फिट नहीं है उसे ये रिटायर कर देता है, पेंशन ऑफ कर देता है। तो आर्मी के रिफॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाता है आर्मी, सेंट्रलाइज आर्मी बनाता है ये, और उसके लिए एक डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, और जो सोल्जर्स फिट नहीं है उन्हें रिटायर कर देता है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली गंगा जमुना दोआब में, वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है, और वहाँ पर बहुत सारे रॉबरी के इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। जो मेवाती होते हैं वो दिल्ली के आउटस्कर्ट पर लोगों को प्लंडर करते हैं, रॉबरी के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए बलबन अडॉप्ट करता है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी कि इन्हें मारो काटो, जो भी रॉबरी कर रहा है उन्हें मारे काटो। तो ये बहुत सारे मेवातियों को किल कर देता है, और बहुत सारे मिलिट्री आउटपोस्ट यानी कि थाने ये एस्टेब्लिश करवाता है, जिससे कि इन इंसिडेंट्स को रोका जाए। तो दोआब में क्या करता है, दोआब में रोहिलखंड में फॉरेस्ट जंगल जो हैं उन्हें ये क्लियर करवा देता है, जिससे कि दूर तक देखा जा सके कोई रॉबरी या कोई इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है, और जितने भी रिबेलियंस हैं उन्हें क्रश कर देता है। ये रिबेलियस विलेजर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अफ़गान सोल्जर्स की कॉलोनी को सेटल करता है, जिससे कि रोड्स पर डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। ये अफ़गान सोल्जर्स जो हैं ये अब सेफगार्ड करते हैं रोड्स को। नोबल्स को एम्फेसाइज करने के लिए कि सुल्तान जो है वो नोबल से ऊपर है, नोबल्स जो हैं वो सुल्तान के बराबर नहीं हैं, तो ये सेरेमनी स्टार्ट करता है सिजदा और पैबोज, यानी कि राजा के सामने जो भी आएगा वो राजा को सलाम करेगा, सिजदा, और पैबोज यानी कि मुनार्क के जो फीट हैं, राजा के जो फीट हैं उन्हें चूमना पड़ेगा।
तो इससे क्या होगा, जब सभी लोग ऐसा करेंगे तो राजा की जो पोजीशन है वो एलिवेट होगी, तो नोबल्स उसके इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो नोबल्स ये बताने के लिए कि नोबल्स उसके इक्वल नहीं है, ये इन सेरेमनी को स्टार्ट करता है। देखिए, इसके पास में स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन इसने कोई भी डिस्टेंट एक्सपीडिशन लीड नहीं करी थी एक्सेप्ट दैट ऑफ बंगाल। बंगाल में तो ये एक एक्सपीडिशन को लीड करता है जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर है, लेकिन बंगाल के अलावा कोई भी फार या फिर डिस्टेंट एक्सपीडिशन इसने कोई नहीं लीड करी थी। इसने क्या पॉलिसी अपनाई थी कि केवल मेरे पास में जो साम्राज्य है उसी को कंसोलिडेट करके रखो, क्योंकि मंगोल्स का अटैक लगातार चलता रहता है। तो ये अपने साम्राज्य को एक्सपेंड ना करके केवल जो एरिया इसके पास में है उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, और केवल एक ही डिस्टेंस एक्सपीडिशन ये लीड करता है बंगाल में। ये पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़ को इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है दीवाने वजारत। 1287 में बलबन की डेथ हो जाती है, और इसके बाद जो भी इसके सक्सेसर्स हैं वो बहुत ही वीक सक्सेसर्स होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये किसी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट पर नोबल फैमिली के अलावा किसी और को अपॉइंट नहीं करता है। तो जो नॉन टर्क्स होते हैं उन्हें कोई भी पावर नहीं दी जाती है अथॉरिटी की। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बलबन से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, और इसकी वजह से फ्रेश डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाते हैं इसकी मृत्यु के बाद में। तो क्योंकि ये नॉन टर्क्स को आर्मी में या इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट में अलाउ नहीं करता है, तो इससे हमें पता लगता है कि इसकी ये जो है एक तरीके का रेसिस्ट बंदा था। तो अगर सम अप करें तो इसने 2 डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करे, दीवाने अर्ज जो कि मिलिट्री के लिए हैं, और दीवाने वजारत जो कि फाइनेंस के लिए हैं। सिजदा और पैबोज सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस करा। नवरोज़ फेस्टिवल जो कि एक पर्शियन फेस्टिवल है वो इंडिया में अब सेलिब्रेट होता है। नॉन टर्क्स को ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट पे अलाउ नहीं करता है, हैंस ही वाज रेसिस्ट। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है ये, कोई भी डिस्टेंट एक्सपीडिशन को लीड नहीं करता है, केवल जो साम्राज्य इसके पास में है उसी को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मंगोल्स का आक्रमण लगातार जारी रहता है, ठीक है। और लोगों को इम्प्रेस करता है, कोर्ट को मेंटेन करता है, जब भी बाहर जाता है तो बॉडीगार्ड इसे सराउंड करते हैं। कोर्ट में लाफ और जोक इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं जिससे कि ये नॉन सीरियस स्टेट में ना दिखे। चहलगानी को ब्रेक कर देता है, जो टसल होती है चहलगानी और इसके बीच में, मुनार के बीच में, वो अब ख़त्म हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, जो रॉबरी इंसिडेंट्स चल रहे होते हैं। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाता है। अफ़गान सोल्जर्स की कॉलोनी को एस्टेब्लिश करता है, जो रोड की देखभाल करते हैं बाद में। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमने बलबन का देखा। इसके बाद में जो इसके सक्सेसर्स हैं वो बहुत वीक होते हैं, कैकुबाद, और फाइनली शमशुद्दीन कायूमार्स आते हैं, और कायूमार्स को जलालुद्दीन खिलजी डिफीट कर देता है और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे इन राजाओं के बारे में देखा हमने स्लेव डायनेस्टी के। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि मंगोल्स, हमने बात करे थे कि मंगोल्स का लगातार आक्रमण चलता रहता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर इंडिया के। तो मंगोल्स और जो नॉर्थ वेस्ट पे प्रॉब्लम है फ्रंटियर पर, उसे हम देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो इंटरनल रिबेलियंस चलते रहते हैं, कभी चहलगानी और मोनार्क के बीच में, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बार बार घोषित करता रहता है, तो ये सारे रिबेलियंस हमको देखने हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 लेक्चर्स में हम अभी से फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद में हम खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।